हेलो दोस्तों, किसी भी आइटम को भरते समय कुछ डिटेल और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। आज हम बात करने वाले हैं उन डिटेल और डॉक्यूमेंट की जिनकी जरूरत आईटीआर भरते समय पड़ती है। आईटीआर 1 को फाइल करते समय सबसे पहले आपके पास सैलरी की डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि फॉर्म 16, सैलरी स्लिप और एनी अदर डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी सैलरी डिटेल आ जाए। सेकेंड डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16A। अगर किसी ने तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट किया है अदर देन सैलरी तो उसका टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A जनरेट होता है। थर्ड डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26AS, जो आपको इनकम टैक्स की साइट से मिल जाता है, जिसमें डिटेल होती है टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर की कि उसने किस सेक्शन में कितने अमाउंट पर कितना टैक्स डिपॉजिट करवाया है। फोर्थ नंबर डॉक्यूमेंट है AIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें टीडीएस, टीसीएस, एक्सेप्टेड ट्रांजेक्शन, रिफंड, डिमांड, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाई देगी। फिफ्थ नंबर डॉक्यूमेंट में आता है आपका बैंक, यूपीआई ट्रांजेक्शन और किसी ऐप के थ्रू आपने कोई ट्रांजेक्शन की है तो वो आपको कंसिडर करनी है। सिक्स नंबर में आपकी आती है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होती, ये आपको खुद से रिकॉर्ड करनी होती है। जैसे कि आपको कहीं से गिफ्ट मिला है या आपने पार्ट टाइम कोई वर्क किया तो उसके लिए आपको कैश में रेम्यूनरेशन मिला है। अगर आपकी कोई इनकम कैश में जनरेट हुई है तो वो आपको डिक्लेयर करनी है। अब इसे समराइज कर लेते हैं। फॉर्म 16, फॉर्म 16A और 27D ये आपको टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर से रिसीव होंगे। फॉर्म 26AS और AIS ये आपको इनकम टैक्स की साइट पे मिल जाएंगे। बैंक ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन और एनी अदर ट्रांजैक्शन आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर से मिलेंगे, जबकि कैश ट्रांजैक्शन को आपको खुद से डिक्लेयर करना होता है। एक इंपॉर्टेंट नोट, जब आप इन्फॉर्मेशन को आपस में वेरीफाई करेंगे 26AS और AIS में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपको AIS पे रिलाई नहीं करना, 26AS को कंसिडर करना है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही हो उसी को सही मानते हुए उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम और टैक्स को डिक्लेयर करना है। बाकी सभी ट्रांजैक्शन को आपको AIS से वेरीफाई करना है और जो सही इन्फॉर्मेशन आ रही हो उसको डिक्लेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आईटीआर 2 के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। कि जो डॉक्यूमेंट हमने आईटीआर 1 में डिस्कस किए हैं उनके अलावा अगर आपने किसी कैपिटल असेट्स में सेल परचेज किया है तो उससे रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट देनी होती है, जिसमें इंक्लूड होते हैं शेयर्स, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड। ये डिटेल आपको आपके ब्रोकर से मिल जाएगी। इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है तो उसके लिए आपको डिटेल खुद से बनानी होती है। जब आप कैपिटल गेन के ट्रांजैक्शन को अपने AIS से वेरीफाई करेंगे तो हो सकता है AIS गलत आ रहा हो, तो जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप डिक्लेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं आईटीआर 3 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आईटीआर 3 के अंदर हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को समराइज फॉर्म में डिक्लेयर करना होता है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो आईटीआर 1 और 2 के अंदर जो डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए उसके अलावा हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी होती है आईटीआर 3 के लिए। अगर आप आईटीआर 3 के अंदर अपनी इनकम को प्रेजेंट बेसिस पे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उस केस में एक्सपेंसेस की डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट तो फिर भी बनानी चाहिए। अब बात करते हैं आईटीआर 4 के डॉक्यूमेंट्स की। आईटीआर 4 के अंदर आप अपनी इनकम को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट बेसिस पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी कैपिटल गेन को नहीं दिखा सकते। जो डॉक्यूमेंट हमने आईटीआर 1 के अंदर डिस्कस किए थे उसके अलावा बिजनेस रिसिप्ट को दिखाने के लिए आपको बैंकिंग रिसिप्ट को और अदर देन बैंकिंग रिसिप्ट को दिखाना होता है। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 तक मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाले फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। आईटीआर 1 से लेकर 4 तक कैसे फाइल करें उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा